नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसे एक विमीय गति भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। अब देखो, सरल रेखा में गति होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है कि सरल रेखा में गति, एक सीधी रेखा में गति। तो जैसे विश्व में से प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, किसी ना किसी रूप से गतिमान होती है। जैसे धूल के कण, वो गतिमान रहते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है, क्योंकि वह इधर उधर गति करते रहते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यह एक मोशन है, लेकिन यह सर्कुलर मोशन है। मोशन के बहुत से भाग है, लेकिन सरल रेखा में गति जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो जैसे चलना, फिर चलना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सभी चीज़ें जो एक सीधी रेखा में हम गति करते हैं, एक सीधी रेखा में हम गति करें, वही सरल रेखीय गति कहलाती है। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है या सीधी रेखा के अनुदिश गतिशील हो, उस कण द्वारा तय की गई सरल रेखीय या वनडी गति कहलाती है। यानी वनडी मतलब वन डायमेंशन है, एक विमीय गति कहलाती है। तो ये देखो अब आप कि जैसे ये कोई एक पॉइंट है ए, इसको बी पॉइंट तक जाना है, तो ये सीधा सा यहाँ से निकलेगा, सीधा सीधा जाएगा कि नहीं। अब ये जा रहा है तो यह मतलब शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा, तो एकदम सीधी रेखा में जाएगा, ये सीधी रेखा में जा रहा है। तो ये जो गति हुई है इसकी, यह गति क्या कहलाती है? वन डायमेंशन मोशन, एक ही दिशा में जाने वाला होने वाली गति सरल रेखीय गति, या एक दिशीय गति भी कह दो आप इसको, या एक विमीय गति भी कहते हैं। एक ही विमान, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, यह वन डायमेंशन में मोशन कहलाती है। जब कोई कण एक विमीय गति करता है तो वह एक्स, वाई एक्स या फिर जेड एक्स के अनुदिश ही गति कर पाता है। जैसे मैं हूँ यहाँ पे, या कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु यहाँ पर है, अगर वह एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में गति कर रही है, तो वह या तो इस अक्ष के अनुदिश करेगी, या फिर इस अक्ष, या फिर इस अक्ष। ऐसा नहीं है कि वह इस अक्ष में भी जा रही है और इसके कोऑर्डिनेट इस अक्ष में भी है, ऐसा नहीं होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट या तो होंगे x,0,0 या फिर 0,y, फिर 0,0,z, यही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसा नहीं है कि x, y, z इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ही विमा में है। यह तीन विमाएँ हो गई, यह एक ही विमा में गति करेगी, या तो x में ही करवा लो, या फिर y में ही करवा लो, या फिर z में करवा लो, एक में ही होगी। अलग अलग या दो विमीय त्रिविमीय गति यह नहीं होती है। वैसे अपने पॉसिबल है, होती भी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ओनली एक विमीय गति, एक ही विमा में इसकी गति होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है सरल रेखीय गति। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखो, डिस्टेंस दूरी और विस्थापन क्या होता है। किसी व्यक्ति या पिंड द्वारा, किसी व्यक्ति या पिंड द्वारा तय की गई कुल लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस। जैसे चलो एक सेकंड इसकी और आगे देख लेते हैं। और इसी प्रकार से किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निश्चित समय में कम विस्थापित किए जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। जैसे मोहन का घर ये है और सोहन का घर ये है, ठीक है। तो अब मोहन को घर जाना है सोहन के घर, तो वह एक तो ये रहा, ये जो घूम फिर के जाएगा ये रास्ता, ये मोहन के घर चला गया, ठीक है, माना 10 किलोमीटर का रास्ता है टोटल। अब जैसे गांव में है, गांव में रहते हैं, तो ऐसा देख लो कि जो जाव होते हैं ना, जाव खेत जिसको हम कहते हैं खेत, तो वो खेत जैसे मैं गया, जैसे मोहन है ये सड़क गया 10 किलोमीटर लगे, लेकिन वहीं पे
जैसे खेत है, ये 4-5 खेत हो गए, तो इनके खेतों की सीधा सीधा जाएगा वो इतना लंबा क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो जल्दी पहुंचना और सीधा पहुंचना है। तो ये जो एक सीधी रेखा बन जाती है अपनी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, जो एक सीधी रेखा बन जाए, यानी शॉर्टेस्ट पाथ, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं कि यार नहीं इधर से ले लेते हैं, ये शॉर्टकट पड़ेगा, तो एकदम सीधा, एक सीधा शॉर्टकट ही आपका विस्थापन कहलाता है। ये जो होता है लघुत्तम पाथ, ये आपका विस्थापन होता है। और ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जैसे ये इधर घूम फिर के गया ना, तो ये क्या होता है आपका लॉन्गेस्ट पाथ, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी टोटल तय की गई दूरी। कितना वो चला, वह 10 किलोमीटर चला, मैक्सिमम उसे 10 किलोमीटर चलना है, तो ये दूरी हो गई इसकी डिस्टेंस। और ये जो है मिनिमम शॉर्टेस्ट, कम से कम चलना, उसे कम से कम जल्दी और कम दूरी तय करनी है। तो ये जो शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्टकट क्या कहलाता है? इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब ये देखो, किसी वस्तु को सदैव एक रेखा के अनुदिश विस्थापित किया जा सकता है, किसी वर्ताकार पथ के अनुदिश उसका विस्थापन सदैव 0 होता है। अब देखो एक चीज़, विस्थापन का सूत्र है छोटा सा, देखो कि विस्थापन क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का अंतर, सीधा अंतर, वह क्या कहलाता है? आपका विस्थापन। जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 ही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखो एक चीज़, अब इसमें ये कह रहा है कि वर्ताकार पथ के अनुदिश विस्थापन सदैव 0 होता है। अब ये है अपना, यहाँ से में स्टार्ट हुआ और ऐसे घूम फिर के यहाँ पे आ गया, तो इसमें डिस्टेंस तो अपनी कवर हो गई, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी अपनी, जैसे 2πr हो गई, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट कहाँ से निकालोगे आप? ऐसे निकालोगे शॉर्टकट। अगर ऐसे निकालोगे तो ये देखो इधर वाला, जैसे ये निकालोगे तो ये तो अर्धवर्त हो गया, वर्ताकार हुआ ही नहीं। तो फिर क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी ही आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब इसमें प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है, तब आपके लोचा हो गया। तो इस समय जैसे अब ये है इस सूत्र के अनुसार, जैसे ये x1 है और अब ये घूम फिर के वापस इसी पे आ गया, यही x2 हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2 हो गया ना भाई, घूम फिर के इसी पे आ गया, इसी पे आ गया, तो कोई विस्थापन नहीं हुआ, लेकिन उसकी दूरी हो गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वर्ताकार पथ के अनुदिश उसका विस्थापन सदैव 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूरी कितनी हुई? 2πr। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस उसने जितनी भी वो कवर करता है वो उसकी डिस्टेंस हो गई, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ, अब इसमें शॉर्टकट कहाँ से निकालेगा वो? भाई यहाँ से है तो यही इसका शॉर्टकट हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से गया फिर यहाँ से निकाल लिया, तो ये तो वर्त नहीं बनेगा। वर्ताकार गति एकदम 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया इसका, तो ये आपका सर्कुलर मोशन के अंदर विस्थापन 0 होता है। डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव होती है, यह कभी 0 नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चल रहे हो, अगर आप जैसे आप चले तो कुछ चाहे 1 mm ही चलो या फिर 1 मीटर ही चलो तो वो पॉजिटिव ही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे यार वो मोहन तो ना -10 किलोमीटर दूर है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। सीधा सा होता है कि मोहन 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा ही होता है ना। माइनस में नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होती है डिस्टेंस। तो इससे यह होता है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेवर बी 0, कभी 0 नहीं होती है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब देखो विस्थापन, ये इनमें मेजर डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस यही है, बड़ा डिफरेंस यही है कि दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अदिश और सदिश समतल में गति वाले चैप्टर में अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मात्रक भी मीटर होता है,
डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होती है। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। अब जैसे ये है, ये देखो, ये घूम फिर के गया 10 किलोमीटर था, लेकिन ये 10 किलोमीटर हो गया। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो इस दूरी से कम ही होगा ना भाई। ये 10 है तो ये कुछ ना कुछ चाहे 9 ही हो, लेकिन ये कम ही होगा, इससे कभी भी अतिरिक्त नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या निकल के आया कि दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन टू विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो अब विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। जैसे शून्य तो अपन ने ये देख लिया, अब ये नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव किस प्रकार से हुआ? नेगेटिव इस प्रकार से हुआ कि जैसे ये x2 है और ये x1 है। नेगेटिव कब होगा? जब x2 की वैल्यू x1 से कम हो, अर्थात नेगेटिव कब होगा? जब x1 इज़ ग्रेटर देन टू x2 हो, तब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। हाँ, एक चीज़ ये देखना, ये अच्छे से नोट करना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस की इक्वल भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से हमेशा ही कम रहेगी, भले ही वह चाहे कितना ही कम हो, वह कम रहेगी, ज़्यादा कभी नहीं होगी। अब देखो आता है चाल व वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी कन्फ्यूजेबल नहीं है, सीधा सा इसमें यह है कि चाल जो होती है, चाल आपकी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि, लेकिन वेग एक सदिश राशि होती है। बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम इसका मात्रक होता है, सेम इसको डिवाइड करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो, किसी कण या वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल या वेग कहलाती है। डेफिनेशन सेम हुई, ठीक है। चाल व वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड होते हैं। जैसे आजकल इसको किस में काम में लिया जाता है? जैसे किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जैसे बाइक होती है, बाइक को कहते हैं भाई किस स्पीड से चला रहा है भाई मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? इस चाल को या इस वेग को डिनोट करता है। अब देखो, चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। चाल का सूत्र ही दूरी बटा समय होता है, जबकि वेग विस्थापन बटा समय। अब ये कैसे हुआ सदिश? क्योंकि हमें पता है कि विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। तो जब ये सदिश है तो ये वेग भी सदिश होगा, और जब ये अदिश है तो चाल भी अदिश होगी। ठीक है, अब देखो इसका विमीय सूत्र देख लो। अब मीटर पर सेकंड है, मीटर लेंथ कितनी है? 1, ये रहा। मीटर पे घात कितनी है? 1। और सेकंड पे घात कितनी है? ये भी 1 है। अब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? मीटर की घात 1, सेकंड की घात -1। अब ये मीटर, ये m यहाँ पे मत कर देना, ये l है, लेंथ कितनी है इसकी? 1। टाइम कितना है? टाइम -1। अब मास इसमें कुछ दे रखा नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया इसका? विमीय सूत्र m0 l1 t -1, या इसको l t इनवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, यदि कोई कण t समय में x डिस्टेंस को विस्थापित होता है, यदि कोई कण t समय में x डिस्टेंस तक विस्थापित होता है, तो उस कण का वेग ये हो गया dx/dt, यानी कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन। समय बढ़ रहा है और दूरी में भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है? आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है। अब देखो इसका तो हमें पता है कि किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, जैसे विस्थापन दे दिया, समय दे देगा। अब इसका हम किस प्रकार से यूज करेंगे, ये देखो, ये आ गया ना, दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन ही वेग होता है। अब देखो, किसी कण की विस्थापन समीकरण ये है, मीटर है तो t बराबर 2 सेकंड में कण का वेग क्या होगा? अब ये देखो, आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवकलन जो एक
शिकायत आई थी, एक हमारे व्यूअर थे, उन्होंने ये बताया कि सर आप पूरा नहीं पढ़ाते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरा ही पढ़ना है तो आप मैथमेटिक्स की बुक उठाइए और दोनों किताबें 11th और 12th पढ़ दीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ फिज़िक्स अच्छे से समझनी है और आपको जहाँ जहाँ काम आने वाली चीज़ें सिर्फ वो पढ़ लीजिए। जैसे अब ये है, अब अपने पास विस्थापन क्या है, विस्थापन x। अब जैसे dx/dt, वी नो दैट v इज़ इक्वल टू dx/dt है। x क्या है, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें, ये मैंने कर दिए, ठीक है, हो गया। अब ये देखो, ये स्क्वायर है, मैंने उसमें पहला फॉर्मूला यही था कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसको मैं खोल लूँ, d/dx अंडरवुड t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडरवुड t और 3। क्यों, ये तो हो गया a, ये हो गया आपका b, हो गया कि नहीं। अब इसकी वैल्यू इस प्रकार से ये लगाया तो अपने पास ये आ गया। अब देखो d/dx, इसको इससे ये कट जाएगा भाई, अंडरवुड t गुणा अंडरवुड t करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, t होगा, तो ये t प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 6 अंडरवुड t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया समझ में। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, d/dx t प्लस, अब इस 9 के साथ d/dx 9, d/dx 6 अंडरवुड t, हो गया। अब देखो ये जो होता ना, ये एक वेरिएबल राशि है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 9। तो इस 9 का अवकलन हमेशा शून्य होता है, मैंने उसमें भी बताया था आपको, जो मैंने बताया ना उसमें वही आपके काम आएंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ये लिखवा के ले लो आप। अब ये है, हमें पता था कि इसका होता क्या है अवकलन, एक सेकंड, अच्छा, यहाँ पे t आएगा भाई, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है आपका वेग। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये t हो गया, ये भी t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, ठीक है ना। ये t है ना t, ये t हो गया, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, ये हो गया। अब इसकी तो वैल्यू शून्य हो गई अपने पास, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा शून्य होता है। अब ये बचा, अब मैंने उसमें बताया था कि dx/dx इज इक्वल टू होता है 1, यानी किसी संख्या का उसी संख्या के सापेक्ष या उसी क्वांटिटी के सापेक्ष या उसी राशि के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह वैल्यू 1 होती है। जैसे t का किसके सापेक्ष करें, t के सापेक्ष करें तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो गया कि नहीं। ये प्लस का प्लस, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब ये जो 6 है इसके साथ ये गुणा में है ना, तो इस 6 को मैं बाहर लिख दूँ, t हो गया। अब देखो 1 + 0 + 6, इसका क्या होता है, इसका मैंने लिखवाया था d/dx अंडरवुड x इज इक्वल टू 1/2 अंडरवुड x, ये होता है, मैंने उसमें लिखवाया है बाकायदा, देख लेना आप वीडियो को देख जाके। तो ये 6 1/2 अंडरवुड, अब ये यहाँ पे t है ना, तो ये t हो जाएगा, यहाँ पे ये t हो गया। इसको मैंने काटा, 3 आ गए, 1 + 3/√t हो गया ना ये। अब इसको मैं इस यहाँ पे 1 लेके लघुत्तम ले लिया, तो अंडरवुड t इसका लघुत्तम आ गया, तो अंडरवुड t + 3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकंड। अब जहाँ पे t है वहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे t है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इधर देखना, जहाँ पे यहाँ पे t है ना, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 2 लिखा,
तो ये आपका मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी आ गया किस समीकरण से, इस वाले समीकरण से। कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, जो था जैसा का था एज इट इज़ हमने वैसे का वैसे ही किया है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो नोट, एक नोट लिखो कि किसी कण का वेग ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। जैसे ऋणात्मक कैसे होगा, संख्यात्मक मान में ही ऋणात्मक होगा, बाकी वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, क्यों, ऐसा थोड़ी कि माइनस की 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन एक संख्यात्मक मान से ही बस उसको डिनोट किया जाता है कि हाँ भाई यह नेगेटिव का मतलब होता है इसमें घट रहा है, मतलब कि वेग डिक्रीज हो रहा है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यह एक्चुअल वैल्यू होती है कि माइनस के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई कार चल रही है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा धनात्मक होता है, भले ही शून्य भी हो सकता है, जैसे कोई गति नहीं कर रहा है तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन जो ऋणात्मक वाला चिन्ह है ना, ये वाला, ये इसकी डिक्रीजमेंट को डिनोट करता है, यानी कि ये घट रहा है। जैसे जब नेगेटिव हो अर्थात वेग घट रहा है। अब ये देखो, ये अपना ग्राफ है, ये इधर समय हो गया, ये इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी यहाँ पे, यहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात समय तो बढ़ रहा है, ये देखो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पहले x0 था ये नीचे आके ये घट रहा है। जैसे कोई भी प्लेन नीचे आ रहा है, प्लेन माना कि कोई प्लेन है, प्लेन नीचे आ रहा है, मतलब कि उसकी ऊंचाई घट रही है ना। तो उसी प्रकार से इसको रिलेट कर लो कि अगर नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर पॉजिटिव हो अर्थात एक समान गति से बढ़ रहा है, यह t हो गया। अब ये जो आपका ये एरो वाला चिन्ह है ना, तीर का निशान, ये आपका v को डिनोट करता है। अब जैसे औसत चाल और औसत वेग पढ़ेंगे तो उसमें औसत चाल और औसत वेग को, मतलब जिस राशि का हम ग्राफ बना रहे हैं वह उसी को डिनोट करेगा। जैसे समय बढ़ रहा है, समय के साथ साथ आपका विस्थापन भी बढ़ रहा है, तो वह एक समान गति से चल रहा है। जैसे एक बाइक का एक्सीलरेटर होता है, बाइक, उसको आप एक्सीलरेटर को एक मतलब कि एक स्थिति पर ही रख लो, एक ही कंडीशन में रखो कि जैसे 20 पे है तो उसको 20 पर ही रखो, तो जैसा जैसा आपका समय बढ़ेगा उसी के हिसाब से ही आपकी दूरी बढ़ेगी। ठीक है ना। यह आप करके देखना कि एक्सीलरेटर को एक जगह स्थिर रखे देखना, और फिर वो जो स्पीडोमीटर का सुई होती है ना, उस सुई को एक जगह रखना, वो हिले डुले नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो, तो वो जो आपकी गति चल रही होती है वो आपकी नियत गति होती है, मतलब वेग आपको उस समय पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यानी एक समान रूप से आपकी गति हो रही है, या वेग एक समान रूप से आपका एक समान रूप से गति हो रही है, और वेग आपका धनात्मक होता है। अब देखो, जब वेग शून्य हो, जब वेग शून्य हो अर्थात कोई गति नहीं होती है। जैसे ये t है, t तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पहले भी यहीं पे था, यहाँ पे भी यहीं पे ही है, यहाँ पे भी यहीं पे है, यहाँ पे भी यहीं पे ही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट तो सेम ये कि यही रहे ना। लेकिन समय, ये देखो यहाँ पे पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, जैसे t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, और इधर से देखो जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4। लेकिन प्रत्येक समय पे x4 तो सेम है, लेकिन ये देखो समय बदल रहा है ना, यानी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वैसे टाइम तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, ये कभी इसको कोई नहीं रोक पाता है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, अर्थात डिस्टेंस भी जीरो है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही जीरो है, तो ये आपका वेग क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। अब देखो औसत वेग और औसत चाल, ये क्या होता है। ये होता है कि औसत वेग क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहा जाता है। जैसे समय बढ़ रहा है, समय तो वैसे भी बढ़ रहा है, इसको तो कोई नहीं है रोकने वाला, लेकिन वस्तु की स्थिति को हम रोक सकते हैं। लेकिन वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे पहले ये ए है, ये बी है, समय बढ़ रहा था, ठीक है, पहले वस्तु यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँच गई। तो ये जो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जैसे दिल्ली से रवाना हुआ मैं,
दिल्ली से रवाना होकर पहले मैं आया झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आया जयपुर, जयपुर के बाद में आया नागौर। तो मतलब मेरी स्थिति समय के साथ बदल रही है ना, तो वो जो बदल रही है तो अब हम कैसे पता लगाए कि यार इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कि मतलब किस रफ्तार से आ रहा होगा ये। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 20 किलोमीटर है, यहाँ पे 50 हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो सकती है, यहाँ पे 100 हो सकती है। तो आप किस प्रकार से बताओगे कि यार ये तो इसी स्पीड से आ रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि औसत वेग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्थिति में हुआ परिवर्तन, ये स्थिति में परिवर्तन हुआ, जैसे ये दिल्ली और ये अपना नागौर, तो दिल्ली से नागौर में आया तो मेरी स्थिति में परिवर्तन है, ए से बी में मेरी स्थिति परिवर्तित हुई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई थी मेरी, जैसे जो भी हुई होगी वो मैंने इसमें परिवर्तन लिखा और समय के साथ मैंने परिवर्तन किया। यानी कि पहले 4 बजे यहाँ पे था और सुबह के 7:30 बजे मैं यहाँ पे आ गया। तो अब देखो एक्स वही, ये हो गया विस्थापन, ये हो गया समय अंतराल, ठीक है, टाइम डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। तो x2 - x1 अपॉन t2 - t1, जैसे इसका हमने अंतराल निकाला था, ये इसका फॉर्मूला और ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो ये v एवरेज किस प्रकार से हुआ, x2 - x1 अपॉन t2 - t1 मीटर पर सेकंड, इसका भी वही होता है और मीटर सेकंड इनवर्स भी होता है और किलोमीटर पर आवर भी होता है। ये आजकल ये खूब चल रहा है। लेकिन जैसे भी अगर न्यूमेरिकल में अगर ये आ जाए तो इसको इसमें बदलना रहता है, ये आ जाए तो इसको इसमें बदल देंगे। वो कैसे बदलेंगे, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसमें भी अच्छे से बता देंगे। या 5/18 से गुणा करते हैं और 18/5 से फिर उसको और गुणा करते हैं। ये है। अगला देखो, ये देखो एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है कि ये अपना कोई ग्राफ है, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि ये कह रहा है कि P1 और P2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे आपको औसत वेग निकालना है। इन दोनों के बीच में औसत वेग, इन दोनों के बीच का औसत वेग निकालना है। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो P1 पॉइंट पे क्या है 20 और P2 पॉइंट पे क्या है 50। तो डेल x अपॉन डेल t होता है v एवरेज। तो अब ये देखो कि x2 - x1 अपॉन t2 - t1, x2 ये होगा 50, 20 बटा ये समय हो गया 7, 6, क्योंकि t2 ये हुआ भाई, अगला समय ज़्यादा वाला समय क्या है 7 और 6। तो यदि मैं इसके अंदर डिफरेंस निकाला तो ये 30 हो गया और इसमें से 1 हो गया, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की औसत वेग से वह P1 से P2 पॉइंट तक पहुंचा है, ठीक है। यह हो गया आपका औसत वेग। अब देखो एक नोट, देखो नोट है कि औसत वेग का धनात्मक या ऋणात्मक होना विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि विस्थापन 0 है तो v एवरेज भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव अर्थात x1 इज़ ग्रेटर देन टू x1, यानी कि यदि यहाँ पे अगर P1 होता और यहाँ पे P2 होता, यहाँ पे अगर P1 होता तब आपका ये नेगेटिव हो जाता है। तब क्या होता है कि 20 - 50 और 7 - 6 हो जाता है, तब माइनस के 30 हो जाता है। यानी कि इस माइनस का मतलब क्या होता है कि औसत वेग आपका घट रहा है, ये होता है, ठीक है। अब ये देखो सेम ऐसा का ऐसा ही औसत चाल। औसत चाल क्या है कि वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल दूरी या पथ लंबाई या इनमें लगा कुल समय का अनुपात ही औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कहलाती है। अब देखो कि इसमें क्या डिफरेंस था, उसमें विस्थापन था, इसमें टोटल डिस्टेंस है, टोटल बस यहीं पे लोचा है। उसमें समय अंतराल था, इसमें टोटल टाइम है, इसमें टोटल समय है। तो बस औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय आपका होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो टोटल दूरी जैसे यहाँ से ए है और ये बी है, ये टोटल क्या हो गया, जैसे एक 100 मीटर है, ठीक है, 5 सेकंड में पहुँच रहा है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो छोड़ो आप,
जैसे यहाँ पे ऐसे मान लिया ये बी पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 100 और 5 सेकंड है, तो 100/5 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम कितना लगा इसको 5 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। एंड एवरेज स्पीड क्या हुई आपकी 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो औसत चाल सदैव पॉजिटिव होती है। अब वही साहब जैसे इसमें था कि विस्थापन अगर 0 है तो वी एवरेज भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अगर अब ये जो डिस्टेंस होती है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो चाल भी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, औसत चाल। यदि वस्तु एक रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में चलती है तो विस्थापन कुल पथ लंबाई के इक्वल होगा, तो ऐसी स्थिति में औसत वेग भी औसत चाल के इक्वल होगा। अब देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, एकदम सीधी रेखा में गया, तो मैंने टोटल डिस्टेंस क्या होगी मेरी ए बी। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मध्य का अंतराल क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 - x1। अब ये जो विस्थापन ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी भाई, यही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ऐसे लाऊंगा तो वो भी, क्योंकि हमेशा शॉर्टेस्ट दूरी होती है, एकदम सीधी रेखा ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और टोटल डिस्टेंस भी यही है, तो ए बी, तो विस्थापन क्या हो गया इसका, विस्थापन भी ए बी हो गया। तो उस समय में क्या होगा कि आपका औसत वेग और औसत चाल भी इक्वल होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।